दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। मित्रों, जब भी कोई रचनाकार किसी कृति की रचना करता है तो उसका हमेशा प्रयास रहता है कि उस ये कृति समाज के लिए उपयोगी हो। ये कृति कोई तस्वीर हो सकती है, कोई भवन हो सकता है, कोई पुस्तक हो सकती है, कोई ग्रंथ हो सकता है, कोई मैनुअल हो सकता है, या कोई भी ऐसी समाज उपयोगी कोई आविष्कार हो सकता है। पिछले दिनों काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने बड़ी मेहनत से मैनुअल ऑफ आर्किटेक्चर प्रैक्टिस बनाया। 5 वॉल्यूम का, लगभग 4-5 किलो का ये महाग्रंथ है। देश में जगह जगह जाके विभिन्न शहरों में आईआईए के सहयोग से इसको जगह जगह रिलीज किया गया। इंडिया हैबिटेट सेंटर में आर्किटेक्चर के 50 साल पूरे होने पर वहाँ भी इसको प्रदर्शित किया गया, और वहाँ पर जिन लोगों ने इस पर काम किया था उन लोगों ने विस्तृत रूप से इसके बारे में चर्चा की। इस मैनुअल को तैयार करने में विशेष सहयोग रहा आर्किटेक्ट सलील रणदिवे का। वहाँ पर भी विस्तार से इंडिया हैबिटेट सेंटर में सलील साहब ने इसके बारे में बहुत सारी जानकारी दी थी, बहुत सारी जानकारी इसके बारे में मैनुअल ऑफ आर्किटेक्चर प्रैक्टिस के बारे में दी थी। जिस प्रकार की वो जानकारी दे रहे थे और जब मैं समझ पाया, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैनुअल आर्किटेक्चर प्रैक्टिस ना आर्किटेक्ट्स के लिए है, ना जनता के लिए है। आर्किटेक्ट्स इस तरह के मैनुअल में बताई गई बातों का अगर पालन करने लग गए तो जो भी क्लाइंट्स उनके पास आ रहे हैं वो भी उनको नमस्कार करके चल देंगे। और कोई क्लाइंट अगर वो भवन का निर्माण कर रहा है, वो भवन बहुत छोटा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है। अगर वो बहुत छोटा भवन है तो उसके बस का नहीं है कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा तैयार किए गए इस मैनुअल को पढ़े, 4-5 किलो के ग्रंथ को। और अगर कोई बहुत बड़ा भवन है तो उसके लिए भी क्लाइंट इस सारे मैनुअल को नहीं पढ़ने वाला। उसके पास व्यवस्था रहेगी कि उसके पास कंसल्टेंट होंगे, इस प्रकार के लीगल एडवाइज़र होंगे जो उन सारी बातों का, उसके अधिकारों की सुरक्षा का ध्यान रख सकें। वही बात आर्किटेक्ट पे भी लागू होती है। जिनकी बड़ी प्रैक्टिस है उनके पास पूरी टीम रहती है सभी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने के लिए, लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए, और आर्किटेक्चर प्रैक्टिस के या आर्किटेक्ट के अधिकारों की सुरक्षा की पूरी देखभाल करने के लिए। बहरहाल काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने ये महाग्रंथ बड़ी मेहनत के साथ तैयार किया है, और जो भी उनकी सोच रही हो, लेकिन मेरी अपनी सीमित सोच है जिसके तहत मैं मान के चलता हूँ कि हमें ज़्यादा ज़रूरी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अभी इन सलील साहब की लखनऊ आर्किटेक्चर फेस्टिवल में आर्किटेक्चर लाइव एक वेबसाइट है, उन्होंने इनका एक ज़बरदस्त लंबा चौड़ा इंटरव्यू लिया। उसके कुछ हिस्से में पढ़ रहा था, पूरा इंटरव्यू मैंने सारा पढ़ा, और कुछ हिस्सों पे मैं टिप्पणी जरूर करना चाहूँगा। पूरे इंटरव्यू पे अगर मैं टिप्पणी करूँगा तो तकरीबन 3 घंटे का ये वीडियो बन जाएगा। कुछ पैराग्राफ मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ और फिर मैं अपनी राय से आपको अवगत कराता हूँ। सलील साहब कह रहे हैं, टू इंश्योर दैट आवर एजुकेशन सिस्टम प्रोड्यूसेस क्वालिटी आर्किटेक्ट्स, द काउंसिल इज वर्किंग on an exit exam pattern for graduate to register as architects. This is being conceptualized in a 3 exam format where exams would be conducted in the second and fifth years of architectural school and post graduating with an architectural degree. The latter would be for architects wanting to establish their private practice. ये कह रहे हैं अगर प्राइवेट प्रैक्टिस किसी को करनी है तो इस तरीके के उसको एग्जिट एग्जाम देने होंगे। आगे सुनिए क्या कहते हैं। फ्रॉम माई अंडरस्टैंडिंग, ये मेरी नहीं सलील साहब की अंडरस्टैंडिंग है। फ्रॉम माई अंडरस्टैंडिंग यू कैन नॉट रजिस्टर एज एन आर्किटेक्ट विदाउट क्लियरिंग द एग्जिट एग्जाम. The reason for including exams at the second and fifth year level was to allow students to go out and work. The second year exam allows you to be a certified architectural draftsman. You have to mature as a professional architect, and that maturity will make you a better architect. Education isn't just about cracking the syllabus.
आफ्टर योर एजुकेशन यू कैन बी एन एम्प्लॉयड आर्किटेक्ट। ये कह रहे हैं एजुकेशन के बाद एम्प्लॉयड आर्किटेक्ट तो आप बन सकते हो, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट बनना है तो एग्जिट एग्जाम देना होगा। सुनिए आगे क्या कहते हैं। बट टू सेट अप योर प्रैक्टिस यू विल नीड टू क्लियर द पोर्टल एग्जाम। अगर आपको आर्किटेक्चर प्रैक्टिस स्टैब्लिश करनी है, यानी काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से आपको लाइसेंस चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो पोर्टल एग्जाम आपको क्लियर करना होगा। अब आगे सुनिए सबसे मजेदार बात। ये कहते हैं इट वॉन्ट बी जजिंग योर डिजाइन स्किल्स बट मैनेजिंग ए प्रैक्टिस। देख रहे हैं सारी बात का लब्बल हुआ अब क्या है। इनको डिजाइन की परवाह नहीं है, इनको मैनेजिंग ए प्रैक्टिस की परवाह है। आर्किटेक्चर में 5 साल तक आपको डिजाइन पढ़ाया जा रहा है, आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप बेहतरीन डिजाइनर बने, सारी सुख सुविधाओं को ध्यान रखते हुए, ओरिएंटेशन को ध्यान रखते हुए, हवा पानी को ध्यान रखते हुए, सौर ऊर्जा को ध्यान रखते हुए, सूर्य की किरणों का ध्यान रखते हुए, सभी प्रकार की लोगों के रहन सहन का ध्यान रखते हुए, आवागमन का ध्यान रखते हुए, उस शहर की जलवायु का, उस शहर के अन्य विकासों का ध्यान रखते हुए आप डिजाइन करेंगे। और इसी तरीके से आपको 5 साल आर्किटेक्चर में पढ़ाया जाता है। हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर भी, थ्योरी ऑफ डिजाइन भी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी, आर्किटेक्चर डिजाइन भी, और जो भी विभिन्न आर्किटेक्चर के सिलेबस में चीज़ें करिकुलम की रहती है। ये कहते हैं नहीं, हमें सिलेबस का कुछ लेना देना नहीं है, हम तो आपको आर्किटेक्चर प्रैक्टिस के लिए तब परमिशन देंगे जब आप ये एग्जाम क्लियर करेंगे, जिसमें आपकी कौन सी स्किल देखने जाने वाली है। मैं फिर से आपको ये डायलॉग पढ़ के सुना देता हूं। बट टू सेट अप योर प्रैक्टिस यू विल नीड टू क्लियर द पोर्टल एग्जाम। इट वॉन्ट बी जजिंग योर डिजाइन स्किल्स बट मैनेजिंग प्रैक्टिस, बट मैनेजिंग ए प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस कैसी मैनेज करते हैं उसकी स्किल्स पे हम आपकी जांच करेंगे। कैसे जांच करेंगे? एक इम्तिहान लेके। अब इस तरह की, मैं अपनी भाषा में कठोर शब्द इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन यहां पर मेरे को बोलना पड़ेगा। इस तरह की विकृत सोच रखने वाले लोग अगर नीति निर्धारक बनेंगे, इस तरह की विकृत सोच रखने वाले लोग फैसला करेंगे, जिनको डिजाइन और मैनेजमेंट का अंतर नहीं मालूम, जिनको आर्किटेक्चर और MEP NEC जो भी ये बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और जो भी इस तरह की तकनीकी भाषाएं बोलते हैं, उसका डिजाइन का और इन सारी चीज़ों का अगर ये सारा मिक्स मसाला बना रहे हैं तो बड़ा 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 विचित्र मामला है। और ये सारी सोच रखकर आप कह रहे हैं हम एग्जिट एग्जाम लेंगे। अरे देश में सारे आर्किटेक्ट्स के पास इतनी बड़ी बड़ी प्रैक्टिस नहीं है। 2 टियर सिटी, 3 टियर सिटी, छोटे शहरों में, कस्बों में, सभी जगह भवन निर्माण हो रहे हैं। कोई छोटे छोटे भवन बना रहा है, कोई छोटे स्कूल बना रहा है, कोई छोटे शॉपिंग सेंटर बना रहा है, कोई छोटे कुछ अन्य कार्य कर रहा है। उन सबको ये आपके 5 किलो के मैनुअल ऑफ आर्किटेक्चर प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। उसको इस तरह की मैनेजरियल स्किल्स की जरूरत नहीं है। किसी की 2 आर्किटेक्ट की प्रैक्टिस है, कोई मियाँ बीवी आर्किटेक्ट की तरह काम कर रहे हैं, किसी ने 4 आदमी का स्टाफ रखा हुआ है। उन लोगों को अगर आप कहेंगे जी हम ये चेक करेंगे कि आपकी प्रैक्टिस को मैनेज करने की आपकी क्या स्किल्स हैं और हम एग्ज़ाम के द्वारा चेक करेंगे, तो मैं समझता हूँ एक बड़ी विकृत सोच है। और इस तरह के लोग अगर काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर रहे हैं और वो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के इस किस्म की अगर कोई दिशा दे रहे हैं, तो ये अपने आप में बड़ी चिंता करने की बात है। मेरा आर्किटेक्चर फ्रेटर्निटी के सभी मित्रों से निवेदन है कि अब आपको अपनी आवाज़ को बुलंद करना होगा। हमारा काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की टीम में पहले भी भरोसा था, आगे भी भरोसा रहेगा, लेकिन हमारे भरोसे का अर्थ ये नहीं है कि हम संवाद भी ना करें, हम बातचीत भी ना करें, हम अपने विचार भी प्रकट ना करें। लोकतांत्रिक देश है, मेरा अधिकार है कि मैं अपनी शिक्षा के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार, अपने विजडम के अनुसार अपनी बात सामने रखूं। जो नीति निर्धारक हैं ये उनको तय करना है कि वो कितनी बात मानते हैं, कितनी नहीं मानते। और सिर्फ अशोक गोयल की बात नहीं है, आर्किटेक्चर फ्रेटर्निटी के 1.25 लाख लोग हैं, उनकी भी अपनी एक सोच है।
सिर्फ 5 आदमी, 10 आदमी या 15 आदमी मिलके सारी नियम कायदे नहीं बना सकते। और इस प्रकार के नियम कायदे जहाँ पर आप कह रहे हैं कि हम आपकी डिज़ाइन स्किल्स चेक नहीं करेंगे, हम आपकी मैनेज करने की स्किल्स को चेक करेंगे, तो ये मामला अपने आप में बहुत विकट है। आप लोगों की क्या राय है, बताइएगा इस बारे में।